यादव जी, एक लंबे अरसे और एक लंबे इंतजार के बाद जनतंत्र में आपकी पार्टी संसद में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। और अभी-अभी जो राय साहब बात इस तरीके से बनाया जाना चाहिए, तो चुनाव आयोग को बनाने के लिए तो एक व्यवस्था दी गई थी कि भाई अपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए वो सब लोग मिलकर के नियुक्त करें, सबकी भावना किसी एक आदमी के हाथ में न रहे। इसीलिए शायद उसका प्रस्ताव रखा गया था कि उसमें अपने प्रधानमंत्री जी रहें, अपना विपक्ष का नेता रहे और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहे। लेकिन उन सारी चीज़ों को भी तो अब इससे ज़्यादा पारदर्शी, इससे ज़्यादा विश्वसनीय व्यवस्था तो शायद फिलहाल तात्कालिक स्थिति में नहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन उसको एकदम से उलट दिया गया और वह जो वो चयन करने के लिए जो अपना बोर्ड अपना चुना गया, उसमें सीधे-सीधे ये हुआ कि भाई प्रधानमंत्री जी रहेंगे और एक प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त आदमी रहेगा और एक अपोजिशन का आदमी हो जाएगा। तो बात तो वहीं से सीधे-सीधे हो गया कि हमारी सरकार क्या करना चाहती है, हमारी सरकार निर्वाचन आयोग किस तरीके का बनाना चाहती है और क्यों बनाना चाहती है, उसकी बात अभी सामने आ गया। क्योंकि यह सरकार भी कहीं न कहीं से जान रही थी कि उसके प्रति देश में व्यापक असंतोष है और उस असंतोष से पार पाने के लिए जनता के वोट द्वारा तो हम पार नहीं पाएँगे और हमको सरकार हर हालत में बनानी है, तो उसने अपने तरीके की व्यवस्थाएँ कर दी। लेकिन जिस तरीके की चीजें आज उभर करके आ रही हैं और इसमें जिस जो ये धांधली सीधे-सीधे दिखाई पड़ रही है, तो इसमें कानूनी रूप से अब तो सीधे-सीधे इनको दंडित किए जाने की बात होनी चाहिए, लेकिन वो दंडित करने का काम कौन करेगा? हमारी सरकार करेगी, अपना सरकार का अंग ये हमारी न्यायपालिका है, वो करेगी, कार्यपालिका करेगी, विधायिका करेगी। तो इन संदर्भों में और अभी जिस तरीके से उभर कर की चीजें अमेरिकी एलन मस्क की ये जो टिप्पणी आई है कि वहां पर तो चूंकि चुनाव प्रक्रिया में जो वोटे था वो पेपर ट्रेल उसका पकड़ा गया तो अपना फिर से उसका काउंटिंग करा करके चीजों कर दिया गया। लेकिन यहाँ तो बैलेट पेपर का भी हमने एक उदाहरण देखा है चंडीगढ़ में कि सीधे-सीधे आँख में धूल झोंक करके और उसका टिकट उसका वोट कैंसिल करके जितवा दिया गया। ऐसी हालत में किस तरीके से हम अपने चुनाव प्रक्रिया को, अपने मतदान पद्धति को हम विश्वसनीय करके और एक विश्वसनीय जनतंत्र की स्थापना के लिए ये चुनाव प्रक्रिया का पालन करा सकते हैं। शशांक यादव जी। धन्यवाद तिवारी जी। और सभी जितने भी ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं, लगभग सबकी एक ही ओपिनियन निकल के आ रही है कि इलेक्शन कमीशन मजबूती से ट्रांसपेरेंट बने। और जहां तक मेरी जानकारी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके संभवतः जर्मनी में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहां पर इस मैटर को माना गया था कि वोटर का और वोट का एक डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। मशीन में वो फीलिंग नहीं आती है। पेपर में आदमी ठप्पा लगाता है तो उसे 100% कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने कहाँ पे ठप्पा लगाया। तो उसी को आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए वीवीपैट पेपर ट्रेल वाली चीज वहां लेकर आई गई। और एक चीज जो हम लोग की भी समझ में नहीं आ रही है कि इसमें दिक्कत क्या है कि भाई आप ओपन कर दो कि मशीन को, ये रखी है मशीन आपके सामने, इसको हैक करके दिखाओ, या ले जाना चाहते हो उठा के ले जाओ और ऐसा सिस्टम बना के लाओ कि हैक हो जाए तो हम पकड़ के देखें। तो इसमें तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जैसे, और वो कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है। और कांग्रेस के पीरियड में ही ईवीएम का इंट्रोडक्शन हुआ था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो इन सारी चीजों को लेकर अच्छा, और चूंकि हम लोग पॉलिटिकल ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स हम लोग की चल रही है, आपको ताज्जुब होगा, हमसे जब गांव के अंदर हम जाते थे, हम मीटिंग करते थे, तो मीटिंग सब हो जाए उसके बाद एक आदमी खड़ा होके उठता था, कहते भैया और तो सब ठीक है, बताओ ये मशीनवा क्या करेगी।
मशीन तो सही रहेगी ना। और ये शहर की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात देहात के बिल्कुल नीचे के कोने तक। और इसी के काउंटर में जो हमारे अपोजिशन में बीजेपी के लोग हुआ करते थे, सीनियर्स नहीं, जो उनके ब्लॉक लेवल के या जो उनके न्याय पंचायत लेवल के जो उनके लीडर्स हुआ करते थे, वो कहते थे कि कहा चुनाव मोदी जी के अलावा कोई जीतेगा ही नहीं, 30-40,000 50,000 तक तो ऐसे मशीनें निपटा लेंगे। ये चीजें जो एक कॉमन परसेप्शन में है, तो उसने कहीं ना कहीं पर वो सवाल तो उठा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस चीजों से अपोजिशन के टॉप लीडर्स वाकिफ नहीं है या बीजेपी का नेतृत्व तो वाकिफ नहीं है, बल्कि मैंने खुद, ऐसा नहीं है कि जैसे कहीं बीजेपी के वर्कर्स बैठे हुए हैं, जैसे मैं वकालत भी करता हूं तो कचहरी में बैठे चाय वाय पी रहे तो बगल में बैठे तो आवाज सुनाई पड़ती है, तो कई बीजेपी के वर्कर्स को इनोसेंटली सवाल करते सुना कि भैया फिर ना ये मशीन से तो काम बन ही जाएगा ना अपना। तो ये जो वर्कर वो बोल रहा है, जो भाजपा का वर्कर है उसे भरोसा है कि मशीन से हम मैनिपुलेट कर लेंगे, और जो कॉमन मैन है उसके दिमाग में ये आशंका है कि भैया मशीन सही रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये इन आशंकाओं को दूर करने का आसान तरीका तो यही है कि सारे की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर सवाल उठाना बंद करें। ये मैं मानता हूं कि बैलेट पेपर में काफी धोखा होता था और काफी बड़ी संख्या में एक इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच ये रही कि साहब बड़ा कागज लगता है, बड़ा पेड़ का नुकसान होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से उसका फायदा है, टाइम की बचत होती है। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल व्यवहारिक पर्पज है जिन पर निश्चित रूप से जो विचारणीय प्रश्न है। लेकिन साथ ही साथ इन सब चीजों से सबसे बड़ी चीज होती है कि डेमोक्रेसी में जिस वोटर का, उस कॉमन मैन का, हमारी आपकी चिंता तो सेकेंडरी है, सबसे बड़ी चिंता तो उस कॉमन वोटर की जिसको ये भरोसा हो कि मैंने जो वोट दिया है वो मेरी ही पार्टी को गया। और इस चीज को लेकर हम लोगों ने, आपकी जानकारी के लिए होगा, पहली बार एक चीज हुई, अच्छा लगा हम लोग को कि सिंबल, ये प्रपोजल इनिशियली मैं कई बार से प्रयास कर रहा था, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक ये बात गई, चुनाव आयोग तक गई कि सिंबल अलॉट करने के बाद पूरे 1,000 वोट डाल के चेकिंग की जाए। इस बार वो व्यवस्था की गई थी कि सिंबल जब अलॉट हो गए, हम लोग एक शक ये होता था कि भाई सिंबल अलॉटमेंट के टाइम पर तो कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक खेल नहीं हो जाता है, क्योंकि मशीन में जब ना वो भरे जा रहे हैं, वो चीज भी हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया तो उन्होंने कहा कि साहब 45 दिन तक उसको पेपर ट्रेल को सेव किया जाएगा, आपको इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे। उसमें भी कोई एक पुश उसमें वो लगा हुआ है। लेकिन अब मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी रीजन रहा हो, या इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, या गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, इसमें दिक्कत क्या है कि भाई वो कहते हैं कि जो भी कंसर्न पार्टीज हैं उनको हम ये ईवीएम दे रहे हैं, आप लेके आओ, इसको पूरा टेस्ट करो। और जो अभी पहले माधव साहब ने भी और विनायक साहब ने कहा कि भाई टेक्निकली एक अपोजिशन भी इसको चेक कर ले कि इसमें कोई संभावना है कि नहीं है। मुझे लग रहा है वहां से एक रास्ता निकलेगा। और रह गई बात संस्थाओं के, जिस तरीके से बीजेपी ने संस्थाओं को अपने मुट्ठी में लिया है, तो आज उसी का नतीजा है कि पब्लिक तक ये मैसेज है कि इन लोग के दिमाग में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है, खाली महंगाई, खाली बेरोजगारी और हिंदू मुस्लिम का ओवर एक्सपोजर के साथ साथ संस्थाओं पे कब्जा और संवैधानिक मूल्यों का जो निरादर किया है, वो भी इनके जो परिणाम आए उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वरना मुझे लग रहा है कि जो एक बड़ी संख्या में अक्रॉस कश्मीर टू कन्याकुमारी जो एक माहौल बना कि फारदी या तो मोदी के फेवर में लोग थे या मोदी के अगेंस्ट में थे, तो वो माहौल इस सिविल सोसाइटी ने ही बनाया। और जिसमें सबसे बड़ी चिंता संस्थाओं के बचाने की थी कि मीडिया बचे, जर्नलिज्म बचे, हमारा सुप्रीम कोर्ट बचे, हमारा यूजीसी बचे। तो और मुझे लग रहा है कि उसी से जुड़ा हुआ इलेक्शन कमीशन और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का माहौल है, जिसने भी एक जनता में एक माहौल बनाया और सरकार की तरफ से एक
संतोषजनक जनता को जवाब अभी भी नहीं मिला है। वो अभी भी जनता इन सारे फैसलों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। तो बेस्ट वे तो इसका यही होगा कि इस पर बहस निरंतर जारी जी, रहे, और जो एलन मस्क ने जो जी, सवाल उठा के दिया है, एक नई बहस फिर से, ईवीएम जिंदा हो गई है, ईवीएम का भूत मरने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन की इज्जत बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मशीन को ओपन कर दे कि भाई ठीक है, ये रही मशीन, तुम लोग जाओ चेक करो, उसके बाद हमें बताओ कि गड़बड़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। मुझे इसके अलावा और कोई चारा समझ में नहीं आ रहा।